वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हमने जो चैप्टर शुरू करने हैं ये चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3। आप याद रखें कि जो हमने पिछले चैप्टर का जो कुछ टॉपिक या कोई चीज़ एक्सरसाइज वगैरह रहती है तो वो इंशाल्लाह व्हेन एवर यू कम बैक टू द स्कूल तो देन आई विल डू दैट। तो आज हम शुरू करेंगे जी नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट, थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम जो पढ़ेंगे इसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिनमें एक थ्योरी का नाम वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि मॉलिक्यूल की शेप बताती है और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है। और दूसरी थ्योरी का नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और तीसरी का नाम है एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब ये है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल की शेप कैसे होती है, इसके लिए 3 थ्योरीज जो हैं वो मैदान में आई हुई हैं। इन थ्योरीज को स्टूडेंट हमने बारी बारी पढ़ना है। तो आज हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है तो इसको वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। तो शॉर्ट में से वेस्पर, वी से वैलेंस है, एस से शेल है, ई से इलेक्ट्रॉन है, पी से पेयर है और आर से रिपल्शन है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले थ्योरी के बारे में कि ये थ्योरी जो है इसको किसने पेश किया, तो आपको नज़र आ रहा है 1970 की बात है। और आर जी गिलिस्पी एंड नाइहोल, ये दो थे, इन्होंने ये थ्योरी जो है दी है। और इस थ्योरी जो है इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी जो है किस पे बेस करती है, यानी इसका बेस क्या है, थ्योरी किस चीज़ पे बेस करके दी गई है। तो लिखा हुआ है दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल होगा ना उसका जो सेंट्रल एटम होगा, मसलन NH3 है तो उसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, H2O है तो उसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, और अगर CH4 है तो उसका सेंट्रल एटम कार्बन। तो जो सेंट्रल एटम होता है इसकी आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके दरमियान रिपल्शन क्या है, इससे देख के ना तो ये थ्योरी दी गई है और बेस उस पर करती है। और मॉलिक्यूल की शेप भी इसी तरीके से बनती है। तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, यानी सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें कितने जोड़े हैं, पेयर कितने हैं और उनकी रिपल्शन की क्या पोजीशन है, आपस में रिपेल कैसे कर रहे हैं। तो इसे देख के तो फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेस करके जो है ये थ्योरी दी गई है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें हमारे पास लोन पेयर भी आएंगे। लोन पेयर स्टूडेंट हम उसे कहते हैं जिसके जो बॉन्ड नहीं बना रहा होता, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको। फिर शेयर्ड पेयर उसे कहते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये सेंट्रल एटम के बाहर हमने देखने हैं कि लोन पेयर जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे और शेयर्ड पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये सेंट्रल एटम के बाहर कैसे अरेंज हैं, इनकी अरेंजमेंट क्या है स्पेस में, और एक दूसरे से कितने दूर हैं। और ये जब दूर होंगे तो ये क्यों दूर होंगे, ये मिनिमाइज़ करेंगे, कम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, आपस में जो रिपल्शन है उसको ये फिर कम करेंगे। तो ये इनकी अरेंजमेंट देखनी है। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है कि ये जो थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं। पहला पॉइंट है जी हमारे पास, और ये पॉइंट जो है जी इसमें नंबर 1 जो है तो ये हमारे पास आता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द स्पेस। ये नंबर 1 है, नज़र आ गया होगा आपको। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन द स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ मैक्सिमम एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इज़ मिनिमम। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट ये है ना कि जो सेंट्रल एटम होता है इसकी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए ताकि उनकी रिपल्शन कम हो। तो ये पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर फिर 1 जो है फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंट्रल एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, वो इतने फासले पे हों कि उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, कम, मिनिमम होनी चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 1।
अब जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 जो है आपको स्टूडेंट्स जो है वो पॉइंट नंबर 2 नज़र आ रहा है, और पॉइंट नंबर 2 में आपने ये देखना है कि पॉइंट नंबर 1 में तो हमने रिपल्शन देखी थी, और पॉइंट नंबर 2 में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें जो बॉन्ड पेयर हैं तो वो कौन से होते हैं। देख लें, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच फॉर्म बॉन्ड आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर, इनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। एंड दोज विच डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, और वो जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते उनको फिर हम लोन पेयर बोलते हैं। यानी जो बॉन्ड बना रहे हैं वो तो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे डू नॉट फॉर्म तो उनको फिर हम लोन पेयर कहते हैं, उनको कहते हैं लोन पेयर। तो ये नज़र आ रहा होगा आपको लोन पेयर्स। तो ये दूसरा पॉइंट था कि जी जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, और वो जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो लोन पेयर हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम जाते हैं स्टूडेंट तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो तीसरे पॉइंट में ये है कि जी हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बॉन्ड नहीं बनाते, इज़ कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस ऑन द सेंट्रल एटम देन द बॉन्ड पेयर। यानी जो लोन पेयर हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते लोन पेयर, तो ये सेंट्रल एटम के बाहर ज़्यादा जगह घेरेंगे, मोर स्पेस, ज़्यादा जगह घेरेंगे। किसके मुकाबले में? बॉन्ड पेयर के मुकाबले। तो बॉन्ड पेयर के मुकाबले में लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है। तो ये हमारे पास आ गया जी थर्ड पॉइंट। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ज़्यादा जगह घेरता है और इसलिए कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है इस तरीके से फिर डिक्रीज़ हो जाती है। तो फिर एक ऑर्डर दिया हुआ है, नीचे आपको ऑर्डर स्टूडेंट नज़र आ रहा है, और ये ऑर्डर जो है वो क्या है जी, इस ऑर्डर में देखें लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहे दो जोड़े, इनकी रिपल्शन आपस में स्ट्रांगर होगी, एक दूसरे को रिपेल स्ट्रांगली करेंगे। लिखा हुआ ग्रेटर देन नज़र आ रहा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसके मुकाबले में? जो लोन पेयर है उसके मुकाबले में, और बॉन्ड पेयर है उसके मुकाबले में। तो लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले में, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। ये ऑर्डर है, यानी इस ऑर्डर को हमने जो मॉलिक्यूल की शेप बनानी है तो उसको फॉलो करना है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा जी। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 जो आपके पास आ रहा है, तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि हमारे पास फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिक्रीज़, और ये फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है ये कहते हैं डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे डिक्रीज़ होती हैं ज़रा देखें। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिक्रीज़ विद इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। तो चौथा पॉइंट ये है कि जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है ये बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा डिक्रीज़ हो जाएंगे। ज़ाहिर है पेयर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो फोर्सेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पाँचवें पॉइंट पे जाते, नंबर 5, पाँचवें पॉइंट पे लिखा हुआ है एज मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर, देयरफॉर द आइडियल बॉन्ड एंगल्स आर चेंज्ड। तो कहते हैं मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड अगर आएंगे एंड लोन पेयर, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है डबल और ट्रिपल, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है डबल और ट्रिपल या लोन पेयर। तो ये आएंगे तो दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, के ज़्यादा जगह घेरेंगे जी। किसके मुकाबले में? बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। तो फिर इससे जो हमारे पास आइडियल बॉन्ड एंगल है वो फिर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है वो आपको नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 6, मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मल्टीपल बॉन्ड जो होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करेंगे इन द स्ट्रक्चरल डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम एक ही यूनिट मानेंगे। अब डबल बॉन्ड को ये नहीं कह सकते कि ये 2 बॉन्ड है, ट्रिपल को ये नहीं कह सकते कि ये 3 बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को भी हम एक ही बॉन्ड कहेंगे, 1 ही यूनिट है और डबल है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको 3 बॉन्ड नहीं बोलेंगे, एक ही बॉन्ड बोलेंगे और बोलेंगे कि ये ट्रिपल है। यानी इनको 1 यूनिट ही तस्वर किया जाता है, डबल को भी और ट्रिपल को अलग-अलग 1 यूनिट। तो 6 पॉइंट हैं जिस पे वेस्पर थ्योरी बेस कर रही है। अब 7वें पॉइंट पे जाते हैं, और 7वां पॉइंट जो है उसको अगर आप 7वें पॉइंट को देखें तो इसमें द इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस। जो बॉन्डिंग पेयर इफ़ेक्ट है ये डिक्रीज़ होता है बाई इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एट बॉन्डेड एटम द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे पास कहते हैं जी इफ़ेक्ट है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का वो डिक्रीज़ होगा
कब? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्डेड एटम है सेंट्रल एटम मालिक्यूल की उसकी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मालिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, ठीक है जी, तो इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 7 था। और स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 8 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है कहते हैं शेप ऑफ मालिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये आखिरी बात है कि जी मालिक्यूल की जो हम शेप बनाना चाहते हैं, जो मालिक्यूल की शक्ल हम बनाना चाहते हैं, तो ये स्टूडेंट डिपेंड करेगी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस के अंदर कितने हैं, इस पर डिपेंड करेगी मालिक्यूल की शेप। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने यूनिट 3 यानी चैप्टर नंबर 3 में एक नया चैप्टर शुरू किया है। इसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मालिक्यूल। तो इसमें थ्योरीज़ हैं, थ्योरी में एक थ्योरी जो है उसके हमने बेसिक पॉइंट पढ़े हैं आज, मेन पास्टुलेट्स नाम है थ्योरी का, वेस्पर थ्योरी, और 8 इसके पॉइंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस थ्योरी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट आपने होमवर्क टास्क किया है कि आपने ये एक तो याद करना है और दूसरा आपने ये कॉपी के ऊपर लिखना है, क्योंकि मैं कॉपी के ऊपर लिखा हुआ आपका इंशाल्लाह चेक करूँगा व्हेन यू विल कम बैक। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।